मूवी की स्टार्टिंग में हम रैनन को देखते हैं जो चली जाती है बॉटल्स की डिलीवरी करने के लिए। फिर यहाँ पर हम एक ग्रैंडमा को देखते हैं जो सॉसेजेस को कुक करते हुए देख रही थी और उससे वो सॉसेजेस खाने का बहुत मन कर रहा था। तो फिर यहाँ पर वो उस स्टोर के अंकल से मांगने लगती है। तो अंकल बोलते हैं कि ठीक है तुम 10 यूरोज निकाल दो। लेकिन यहाँ पर वो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ग्रैंडसन जब आएगा तो फिर वो कार्ड स्वाइप कर आपको पैसे दे देगा। यहाँ पर वो अंकल सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें क्या बीमारी है बोलने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम रिच फैमिली से बिलोंग करती हो? तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है और तुम यहाँ पर कार्ड स्वाइप करने की बात कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। इतने में यहाँ पर रैनन आ जाती है जो अंकल को बोलने लगती कि आप इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, चलो मैं इनके लिए 2 सॉसेजेस खरीद लेती हूँ। फिर यहाँ पर वो ग्रैंडमा बेचारी रैनन को अपनी डॉटर इन लॉ बुलाया जा रही थी। रैनन उन्हें याद दिलाती है कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ और तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। फिर यहाँ पर वो उसे सॉसेजेस बाय कर दे देती है एंड जाने वाली होती है तो ग्रैंडमा उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर और नाम पूछ लेती है। फिर ग्रैंडमा फिक्स कर लेती है कि यही मेरी होने वाली बहू बनेगी। एंड इतने ही टाइम में बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियाँ वहाँ पर आने लगती है जिसमें से हान बहाने करता है जो इस ग्रैंडमा का ग्रैंडसन होता है। सभी लोग उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये तो थ्रीसन ग्रुप का ओनर है और वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान है और ये उसकी ग्रैंडमा है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलते कि इतना लेट क्यों है, अभी अभी तुम्हारी वाइफ यहाँ से चली गई। फिर बाद में वो उसे कहते कि कर चलो मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करती हूँ। दूसरे दिन रैनन जब अपने घर पर जाती है तो बड़े घाई में थी, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि ब्रेकफास्ट करके जाओ और यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते जहाँ पर उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट के बारे में बोलती है। लेकिन रैनन उन्हें साफ साफ मना कर बोलने लगते कि नहीं मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, मेरे जाने के बाद आप क्या करोगे, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे बोलने लगती है कि तुम्हें एक न एक दिन शादी तो करना ही होगा। फिर उसकी मम्मा उसका रोने धोने वाला नाटक शुरू कर देती है जहाँ पर बेचारी रैनन इमोशन होकर उस ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। वो उस होटल को देखती है जहाँ पर वो होटल बहुत बड़ा होता है एंड तो यहाँ पर जो वेटर्स होते हैं वो बॉडीगार्ड्स के सूट में होते हैं, असल में वो हान के ही बॉडीगार्ड्स होते हैं। यहाँ पर वो उस ग्रैंडमा को पाती है तो उसे बताने लगती कि मैं जा रही हूँ ब्लाइंड डेट पर। वो ग्रैंडमा बोलती कि मुझे पता है मेरे ग्रैंडसन के साथ में ही तुम्हारा ब्लाइंड डेट सेट हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है और इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है। वहाँ से उसका असिस्टेंट आता है जो गार्ड से पूछने लगता है कि आगे चल क्या रहा है। तो फिर ग्रैंडमा आकर उसे बताने लगते कि फाइनली तुम्हारा बॉस एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया है। ऐसा लगता था कि जैसे उसे लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बात तो फिक्स होकर ही रहेगी। फिर यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं जहाँ पर हान साफ साफ बोल देता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास गाड़ी है और ना मेरे पास ज़्यादा पैसे है, तो तुम मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। लेकिन रैनन उनसे बोलती कि ठीक है इसमें क्या हुआ, और ये बात सुनकर तो वो शॉक हो जाता है जहाँ पर रैनन उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि रैनन एक गरीब इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती है। फिर यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आ जाती है जो उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए भेज देती है एंड यहाँ पर वो लोग अपनी फोटो खिंचवाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रैनन उसे कुछ बोलने वाली थी लेकिन हान वहाँ पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रैनन बोलने लगती है कि गुस्सा तो ऐसे दिलाता है जैसे मानो चाइना का सबसे रिचेस्ट इंसान हो। दूसरा यहाँ पर वो कार में बैठा था जहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है क्या हमें वो 1 साल पहले वाली लड़की की खोज अभी भी जारी रखनी चाहिए। यहाँ पर चांद बोलने लगता है कि हाँ वो लड़की को खोजा जाए और मेरे डाइवोर्स का प्रिपरेशन शुरू कर दो। फिर यहाँ पर रैनन भी अपनी मम्मा के पास उनका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो अपनी मम्मा से कहने लगती है कि अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है और टाइम आ गया है जहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हमें शुरू कर देना चाहिए। फिर रैनन डॉक्टर के पास चली जाती है उसकी मॉम का सारा एग्रीमेंट्स और नोट्स लेकर, जहाँ पर उस डॉक्टर बताने लगते कि आपकी मॉम को सर्जरी की जरूरत है और इस सर्जरी के लिए हमें 1 लाख रुपीज चाहिए होंगे। यहाँ पर रैनन टेंशन में आ जाती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से जमा करेगी। दूसरा यहाँ पर हम हान को देखते हैं जो अपने होटल में जा रहा होता है तो फिर पीछे से वो रैनन को देखता है जहाँ पर एक मोटे से आदमी आकर उसे बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10,000 डाले और तुमने मुझे धोखा दिया। फिर ये चीज़ हान सुन लेता है तो वो अपने असिस्टेंट को बोलने लगता है कि अभी के अभी डाइवोर्स पेपर्स रेडी करो। ये तो एक गोल्ड डिगर निकली और इतना सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे यहाँ पर रैनन उस मोटू से आदमी को बोलने लगती है कि 10,000 वो तो मैंने तुम्हारी वाइफ के अकाउंट में कब का ट्रांसफर कर दिया और जो तुमने मुझे बैग्स और कपड़े दिलाए थे वो भी मैंने तुम्हारी वाइफ को भेज दिया, क्योंकि उसे समझ में तो आना चाहिए कि तुम मेरे बंदे थे और तुम उस पर चीट कर रहे थे और ये चीज़ मुझे कल ही पता चली। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे डाइवोर्स पेपर्स देने लगता है जहाँ पर उसके
उसके साथ में होता है ब्लैक कार्ड जिसके अंदर 1 मिलियन होता है एज अ कंपेंसेशन। रैंडन यहाँ पर सोचने लगती है कि शादी करके क्या ही फायदा होगा, इससे अच्छा मैं 1 मिलियन ले लेती हूँ, उसमें से मैं मेरी मॉम की सर्जरी करवा दूंगी। और यहाँ पर वो उसे एक नोट देने के लिए बोलती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट हान को वो नोट तो देता है लेकिन हान उस नोट को नहीं पढ़ता, डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ पर रैन अपनी बेस्टी मिनी से मिलती है, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बता देती है। मिनी यहाँ पर बहुत खुश होती है क्योंकि अब रैंडन की मॉम की सर्जरी एकदम आराम से जा सकती है और उनके पास पैसे की भी कमी नहीं होगी और उनकी सर्जरी में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी एक्स की वजह से हो रही है, अगर वो तुम्हारे पैसे लेके नहीं भागता तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर रैनन बोलने लगती है कि बस करो, मुझे उस गधे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। और यहाँ पर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैनन बेचारी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और तो वो किसी के रूम में चली जाती है और वो रूम किसी और का नहीं बल्कि हान का ही होता है, लेकिन उसे हान की शक्ल याद नहीं होती। फिर यहाँ पर वो हान की क्लोज चली जाती है जहाँ पर वो दोनों मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। हान पहले तो उसे रोकता है लेकिन फिर बाद में वो भी कंटिन्यू करने लगता है। एंड हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर वो जा रही होती है किसी क्लब में, तो वहाँ पर वो अपने एक्सी को देख लेती है और उसे बोलने लगती है कि मेरे पैसे वापस करो। यहाँ पर जियोन दोनों लड़कियों को बाहर जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ बाहर जाकर बोलने लगती है कि उस लड़की को देखा कितनी गोल्ड डिगर है, आती ही 1 लाख रुपीस मांगने लगी। और यहाँ से हान और उसका असिस्टेंट गुजर रहे थे, जहाँ पर वो लोग इस बात को सुन लेते हैं। असिस्टेंट को रैंडन की चीखने की आवाज़ आती है, तो फिर उसे कहता है कि कहीं वो मुसीबत में तो नहीं, लेकिन हान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग निकल पड़ते हैं ऑफिस के लिए। फिर यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा से कॉल करके चिल्लाने लगती है और बोलते ही तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि अब वो मेरी वाइफ नहीं रही। उसकी ग्रैंडमा उसे समझाने लगती है कि तुम 1 साल से जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि रैंडन ही है। मैंने रैंडन को उस सुबह तुम्हारे होटल रूम से निकलते हुए देखा था, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हो। फिर यहाँ पर उसे सारी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर वो उठा था तो फिर रैंडन उसके लिए नोट छोड़कर चली गई थी जिसमें उसने सॉरी कहा था क्योंकि वो गलती से उसके रूम में आ गई थी, साथ साथ वो कुछ पैसे भी छोड़कर गई थी। एंड तो एंड उसे फिर याद आने लगता है कि रैंडन ने मुझे एक नोट दिया था एंड वो जाकर डस्टबिन में वो उस नोट को ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे हैंडराइटिंग समझ में आ जाती है और यहाँ पर वो निकल पड़ता है रैंडन को बचाने के लिए। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सी को, जो रैंडन के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम कौन से पैसे मुझसे मांग रही हो। रैंडन बताने लगती कि वही पैसे जो पैसे मैंने जमा किए थे और मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था, तुमने तो मुझे पूरा ठग ही लिया। फिर यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इतने में ही हान आ जाता है जो रैंडन की जान बचा लेता है। यहाँ पर जियो से चिल्लाने वाला था लेकिन हान उसे सीधा थप्पड़ मार देता है। फिर यहाँ पर हान उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें तेसन ग्रुप के मैनेजर की पोजीशन से हटा रहा हूँ। तो जी हंस हुए बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे हटाने वाले, मुझे खुद ब खुद वहाँ के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। इतनी में वो असिस्टेंट आता है जो उसे बताने लगता है कि जिसके साथ तुम पंगा ले रहे हो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही है, और तो और वो उसे पेनल्टी भी देने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद में हान अपने असिस्टेंट को बोलता है इसे इतना मानना कि हफ्तों तक ये चल भी ना पाए। फिर रैंडन बेहोश हो गई थी तो वो उसे लेकर कार में बैठ जाता है और उसे वादा करता है कि वो अब से उसे एकदम अच्छे से ट्रीट करेगा। फिर यहाँ पर असिस्टेंट पूछने लगता है कि क्या हमें आपके मेन घर जाना है, लेकिन हान बोल देता है कि नहीं, हो सकता है मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद ही थोड़ी सी डर जाए, इसलिए फिलहाल के लिए तुम मेरे सबसे छोटे वाले घर में चलो। और उसका सबसे छोटा घर 3 BHK का होता है जो एक लग्जरियस होटल में होता है। फिर यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर रैनन उसका हाथ पकड़कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो वहाँ हान को दिखती है। वो खुश तो होती है लेकिन फिर वो अपने सपने से बाहर निकलती है और शौक में आ जाती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हमारा तो डाइवोर्स हो चुका है। फिर यहाँ पर हान बोलने लगता है कि नहीं तो डाइवोर्स अब खत्म हो चुका है, तुम ही सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ हो। फिर यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि मैंने कभी तुम्हारा घर नहीं देखा, रुको मैं देख कर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर हान उससे किस मांगने लगता है तो रैनन वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर वो उसका घर देखकर बहुत खुश होती है और बोलने लगती है कि तुम इतने बड़े हो गए, घर भी अच्छा खासा है, तुम्हारी जॉब भी स्टेबल है और तो और तुम नीट एंड टाइडी भी हो, तो फिर तुम आज तक प्यार में क्यों नहीं पड़े। यहाँ पर बाब ने हान से बताने लगता है आज की डेट और साथ साथ बोलने लगता है कि आज से मैं सिर्फ एक ही लड़की के प्यार में हूँ और वो है तुम। और यहाँ पर उसे फोरहेड किस कर देता है,
इतने में रानन को उसका अंकल का कॉल आ जाता है, तो उसे बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम टूर के यहाँ पर ही गिर गई थी बेहोश होकर, तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया हूँ और उनकी सर्जरी चल रही है। यहाँ पर रानन बड़ी टेंशन में आ जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वह रोने वाली थी क्योंकि वो बहुत नेगेटिव थॉट सोच रही थी। इतने में ही वो सर्जरी डॉक्टर बाहर आते हैं और उसे बताने लगते कि आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो चुकी है और तो और वो रिकवर बहुत जल्दी होने लगेंगी। फिर यहाँ से वो जाने लगते हैं, जहाँ पर रन्नन हान को क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता मेरी मॉम की सर्जरी इतनी डिफिकल्ट थी, तो वो लोग ने हाईएस्ट सर्जन्स को बुलाकर सर्जरी की, साथ साथ में फ्री में। तो फिर हान से बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है, हॉस्पिटल की एक पॉलिसी है, यहाँ पर हमेशा मंथ में एक लकी पेशेंट होता है जिसकी सारी की सारी चीजें मुफ्त में होती है। और यहाँ पर वो उसे झूठ बोल देता है। दूसरा नर्स और सर्जन को पूछने लगती है कि हमने इनकी सर्जरी फ्री में क्यों की, और उसके बाजू में जो मैन था वो कौन था। तो फिर वो बताने लगता है वो मैन कोई और नहीं बल्कि वो हॉस्पिटल पूरा ओन करता है और वो यहाँ का बॉस भी है। और तो उसके बाजू में जो थी वो उसकी वाइफ थी। वो बहुत लकी है कि मिस्टर हान उसका हस्बैंड है। फिर यहाँ पर वो दोनों उसकी मम्मा से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर रानन अपनी मम्मा को उसके सन इन लॉ से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर हान उसकी मॉम को बोलने लगता है कि एक बार आप बस ठीक हो जाओ, इसके बाद में हम बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलकर लंच करने के लिए जाएंगे। और उसकी मम्मा यहाँ पर ठीक हो जाती है, जहाँ पर वो सबसे एक्सपेंसिव होटल में लंच करने के लिए आए होते हैं। रानन उसे बोलने लगती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए कहीं और, क्योंकि ये होटल बहुत एक्सपेंसिव है। वो उसे बोलने लगता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरे पास डिस्काउंट कूपन है। इतने में ही वहाँ पर मैनेजर आता है जो उसे उसके सरनेम से बुलाने लगता है और तो हान उसे आंखें दिखाने लगता है, जहाँ पर बाद में वो अपना नाम चेंज कर देता है और बोलता है कि मैं आपके लिए क्या ऑर्डर कर सकता हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम और तो रानन बहुत इंसिस्ट करती है उस होटल को चेंज करने के लिए, लेकिन वो उन्हें तसल्ली दिलाता है कि 50% डिस्काउंट कूपन है तो इसे कौन नहीं यूज़ करना चाहेगा। फिर यहाँ पर वो रानन को भी ब्लैक कार्ड देता है और कहने लगता है कि ये फ्यूचर के लिए तुम तभी भी कुछ भी खर्चा करना चाहो इसे कर सकती हो। रानन बोलने लगती है ब्लैक कार्ड ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो बताने लगता है कि हमारी कंपनी में सभी को दिया जाता है, तो मैं ये प्रीशियस कार्ड तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तो मेरी इकलौती प्रीशियस गर्ल हो। फिर यहाँ पर उसकी मॉम को वो बताने लगता है कि आपको रन्नन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमेशा इसका ध्यान रखूंगा। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मुझे ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंडसन दे दो, या फिर ट्विंस भी चलेंगे। यहाँ पर रन्नन शर्माने लगती है और सीधा वॉशरूम भाग जाती है, जहाँ पर हान और उसकी मदर इन लॉ हंसने लगते हैं। वो यहाँ पर बाहर वेट्रेस खड़ी होकर बातें कर रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है मिस्टर हान यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में है। दूसरी ओर वहाँ पर हान का बड़ा भाई होता है जो उस रूम में देखने के लिए चला जाता है। तो फिर वहाँ पर वो उसकी मदर इन लॉ को देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि हान यहाँ पर इतनी ओल्ड वुमन के साथ क्या कर रहा है, कहीं ये दोनों प्यार में तो नहीं है। और यहाँ पर वो बेचारा बहुत उदास फील करने लगता है हान के लिए। फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है कि जो भी हो मुझे उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना ही होगा। और यहाँ पर वो अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे सिस्टर इन लॉ बोलने लगता है। उसकी मम्मा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। इतने में ही बाजू में रैनन आ जाती है, जहाँ पर वो उन लोगों से माफी मांगने लगता है। और तो यहाँ पर वो रैनन को बहुत ब्यूटीफुली बुलाता है। यहाँ पर तो वो उसकी पोल खोलने वाला था, तो फिर हार उसे लेकर कोपचे में चले जाता है। अब बोलने लगता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे बारे में यहाँ पर मुंह खोलने की कोशिश की, मैं मॉम से बोलकर तुम्हारी पॉकेट मनी डिडक्ट करवा दूंगा। और यहाँ पर वो समझ जाता है कि उसकी आइडेंटिटी अभी तक रैनन को कुछ पता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर रैनन से कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हम कभी मिलकर आराम से बात करेंगे, आज मुझे काम से बाहर जाना है। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हान बैठकर उसकी मम्मा से परमिशन मांगने लगता है कि क्या मैं रैनन को अपने घर पे ला सकता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। उसकी मम्मा बोलने लगती है इसमें परमिशन लेने की कौन सी बात है, तुम्हारे पास जब मैरिज सर्टिफिकेट है तो तुम हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो तुम्हें जो मर्जी चाहे तुम कर सकते हो। और हाँ, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन मुझे देना मत भूलना। फिर यहाँ पर वो उसके घर में आ जाती है अपने सारे के सारे सामान लेकर। फिर बाद में उसे रूम सिखाता है और बोलता है कि कोई भी रूम चूज कर लो, हम दोनों तो साथ में एक ही रूम में रहने वाले हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो बोलने लगते कि नहीं स्टार्टिंग के दिनों में हमें अलग ही रहना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यूज तो नहीं हूँ ना। और वो चली जाती है हान के बेडरूम में, जहाँ हान उसे बोलता है वो मेरा बेडरूम है। फिर यहाँ पर वो फटाक से बाहर निकल कर दूसरे बेडरूम में भाग जाती है। इसके बाद में रात हो गई होती है, जहाँ पर वो अपना काम कर रही थी और डिजाइन बना रही थी। और हमें समझ आ जाता है कि
रैनन को आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर हान आता है तो वो उसे अपने सारे डिजाइन बताने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो अच्छा लग रहा है लेकिन कोई भी कंपनी मुझे अप्रूव नहीं करती। फिर वो पूछता है कि जरा बताना तुमने कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है, और इसमें से एक थेसन कंपनी भी होती है। तो फिर यहाँ पर हान बोलने लगता है कि थेसन कंपनी, तुम टेंशन मत लो, मुझे पक्का यकीन है कि ये कंपनी कल की कल ही तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। और वो उसे सोने के लिए बोलता है। रैनन कहती है कि तुम जा सकते हो, थोड़े टाइम में मैं चली जाऊंगी। फिर यहाँ पर उसके जाने के बाद रैनन कुशन पे खड़ी होकर डांस करने लगती है और बोल रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे वर्क को अप्रूव किया है और तो उसने बहुत अच्छी अच्छी तारीफ भी की है। फिर यहाँ पर चुपके से हान उसे देख रहा था और रैनन वापस से अपने काम में जुड़ जाती है। और नेक्स्ट डे रैनन बोलने लगती है कि मेरे हस्बैंड के मुंह में तो जादू है, उसने कहा था मुझे इंटरव्यू मिलेगा और मैं सचमुच इंटरव्यू देने के लिए आ गई। फिर यहाँ पर वो मिलती है मिया से, जहाँ पर मिया से बताने लगती है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हो। अब वो लोग आपस से बात करने लगते हैं। मिया से कहने लगती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मिस्टर जाओ की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर रैनन बोलने लगती है लेकिन ये तो डिज़ाइन वाला है ना। तो बोलते कि हाँ ये तो है ही, लेकिन सभी को मिस्टर जाओ बहुत पसंद है और वो कोशिश कर रही है कि वो उनकी वाइफ बन जाए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर हान रैनन को देख लेता है तो वो उसे बुलाने लगता है। रैनन यहाँ पर घबरा जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो फिर हान बोलता है कि अगर तुम मुझे किस दोगी तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा। फिर रैनन उसे किस देती है, जहाँ पर खुशी खुशी हान चला जाता है। इसके बाद में उनका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। जहाँ पर मिया का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था तो रैनन टेंशन में आने लगती है कि तुम तो टॉप क्लास स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं तो बस ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मेरा काम तमाम ही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हम हान को देखते जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है। ये चीज असिस्टेंट देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ पर हान उसे चिल्लाने लगता है कि नॉक कर नहीं आ सकते, जाओ और जाकर इंटरव्यू में फोकस करो, मेरी वाइफ वहाँ पर है। एंड वो वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे चला जाता है। दूसरा यहाँ पर रैनन का इंटरव्यू शुरू हो जाता है, जहाँ पर तीन लोग उसका इंटरव्यू दे रहे थे। बीच में बैठी मैनेजर उसका रेज्यूमे मांगती है और रेज्यूमे देखते रेज्यूमे फेंक कर बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कराने क्यों आई हो, तुम तो बस एक ग्रेजुएट हो। रैनन यहाँ पर बोलने लगती है कि कुछ हेल्थ इशू की वजह से मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा, इस वजह से मैं बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर पाई। यहाँ पर वो मैनेजर बोलने लगती है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन रैनन अपनी हिम्मत नहीं हारती और उन्हें वो उसके डिज़ाइंस बताने लगती है। यहाँ पर मैनेजर डिज़ाइंस को देखती है और उठकर वो सारे डिज़ाइंस उसके मुँह पर ही फेंक देती है, जहाँ पर रैनन को बहुत बुरा लगता है और वो मैनेजर को बोलने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इंटरव्यू में साफ साफ लिखा था कि आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको जॉब दिया जाएगा, लेकिन आप तो मेरा टैलेंट देख ही नहीं रही हो। मैनेजर बोलने लगती है कि मुझे मत सिखाओ क्या करना है। इतनी देर में असिस्टेंट आ जाता है जो बोलने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है तुम्हें सिखाना होगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर यहाँ पर वो उसके पास चिपकने के लिए चली जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बाहर नहीं देता और यहाँ पर असिस्टेंट बोल डाउन करके रैनन से माफी मांगने लगता है। फिर बाद में वो उसके डिजाइन पूछता है तो रैनन अपने डिजाइन दे देती है और वो उसके डिजाइन देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि आप बाहर जाकर वेट करो, आपके लिए गुड न्यूज जल्दी आ जाएगा। और तो यहाँ पर वो तीनों इंटरव्यूअर को फायर कर देता है। यहाँ पर बाद में रैनन बाहर वॉक कर रही होती है। पीछे से हम हान को देखते हैं जिसके हाथ में रोजेस का बुके होता है और वो रैनन को कॉल करके पूछने लगता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया और तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। यहाँ पर रैनन उसे बताने लगती है और पीछे से आकर वो उसे बुके दे देता है। रैनन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में उसे कहता है कि पीछे आओ और वो उसे पिगी बैंक राइड देने लगता है और बड़ी स्पीड में उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर वो लोग एक जगह आते हैं जहाँ पर कार पार्क थी, तो फिर वो उस कार को देखने लगता है और टच करने लगता है। रैनन उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर हान पूछता है कि क्या तुम्हें ये कार पसंद आई, तो रैनन बोलती है अच्छी तो है लेकिन बहुत महंगी लग रही है। हान बोलता है देखा, मुझे लगा ही था तुम्हें कार पसंद आएगी, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीप है, ऊपर से सेकंड हैंड है। और यहाँ पर हान से झूठ बोलने लगता है, जहाँ पर रैनन बोलते कि नहीं, मैं अपना इंटरव्यू पास ही नहीं की हूँ, तो फिर तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो। तो वो बोलने लगता है कि पास नहीं की हो, लेकिन मुझे तो लगा तुमने पास कर दिया। फिर रैनन बोलते कि नहीं, इसे जाओ और जाकर रिटर्न कर दो, तुम्हें मुझ पर इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हान बोलने लगता कि नहीं, अगर तुम इंटरव्यू पास नहीं की होती तो मैं दे देता, लेकिन अगर तुमने इंटरव्यू पास कर लिया तो तुम्हें ये रखना ही पड़ेगा। तो बोलती कि ठीक है। एंड इतने में ही थेसन ग्रुप से कॉल आ जाता है, जहाँ पर रैनन को वो जॉब मिल जाती है और रैनन उस बड़ी खुशी में उस कार के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद में रैनन सारी सब्जियाँ लेकर जा रही होती है,
जहाँ पर वो बोलते हैं कि आज तो मैं हान के लिए बहुत अच्छा सा सूप बनाऊंगी। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है जो बोलने लगता है कि मुझे तो लगा था तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है, लेकिन वो एक बंगलो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर रैनन उससे बोलने लगती है कि वो रिच हो या ना हो, वो तुमसे पर्सनालिटी में बहुत अच्छा है, तो यहाँ से मुझे जगह दो और मैं टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। फिर यहाँ पर जी बोलने लगता है कि तुम मेरी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही हो, तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में पता है कि तुम एक दिन बहुत ड्रंक थी और एक किसी कमरे में चली गई थी जहाँ पर तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी और तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद में तुमने अबॉर्शन करवा लिया था। रैनन को कोई बात याद नहीं आती और उसे लग रहा होता है कि जी बस मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। फिर वो उसे बोलने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ अगर तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड यानी कि हबी को ये बात पता चली तो क्या वो तुम्हें रखना चाहेगा या फिर नहीं। यहाँ पर रैनन सोचने लगती कि वो तो बस उसे डरा रहा है और मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। तो वो वहाँ से चली जाती है मिनी से मिलने के लिए और वो मिनी को पूछने लगती है। मिनी को यहाँ पर पास का सीन याद आने लगता है जहाँ पर रैनन प्रेग्नेंट थी और तो अपने होश और आवाज में नहीं थी, लेकिन मिनी उसे कह दी थी कि नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर रैनन बोलने लगती कि वही तो मैं सोचूं, अगर कोई चीज हुई होती तो मुझे याद होता, लेकिन ये सारी चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो क्यों ऐसे ऐसे बोल रहा था। फिर यहाँ पर वो रैनन को बोलने लगती है कि तुम भी कैसी की बातों पर फोकस कर रही हो, तो मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारा मिस्टर हान का फोकस कहाँ तक पहुँचा है, क्या तुमने नाइट स्पेंड किया है। तो रैनन यहाँ पर शर्मा कर उसे ना बोलने लगती है। फिर यहाँ पर रैनन रात के टाइम पे अपने बेडरूम में होती है जहाँ पर उसका पेट बहुत दुख रहा होता है। फिर यहाँ पर उसे रात में सपने आने लगते हैं उसके पास के, जहाँ पर वो और हान थे उस होटल में और मेकआउट कर रहे थे और उसकी नींद टूट जाती है और बाहर लिविंग रूम में वो पानी पीने के लिए चली जाती है जहाँ पर हान कुशन पर बैठा हुआ होता है और तो और उसका पैर फिसल जाता है जहाँ पर वो हान के ऊपर आकर गिर जाती है और हान को तो टर्न ऑन होने लगता है। फिर यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं और उनके बीच में मेकआउट हो जाता है जहाँ पर वो लोग नाइट स्पेंड कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रैनन उठती है सुबह सुबह, जहाँ पर सुबह उठते ही वो रात की बात को याद कर शर्माने लगती है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे उसे कुछ पास की बातें याद आती है। तो वो सोचने लगती है कि मैं और हान तो कभी मिले नहीं है, तो फिर न जाने क्यों मुझे डीजा वूसा लग रहा है और हमें पास का सीन भी बताया जाता है। फिर यहाँ पर वो और भी शर्माने लगती है। इसके बाद में वो बाहर निकलती है तो उसका फैंटास्टिक हस्बैंड उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर रखा होता है। रैनन यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि तुमने ये सारी चीजें बनाई है। तो हान उसे बोलने लगता है कि हाँ, कल रात को मेरी वाइफ ने कुछ ज्यादा ही मेहनत की थी, तो सुबह सुबह मैं मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाओ। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगी कि मैं बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करूंगी। और तो यहाँ पर हान बोलता है कि ब्रेकफास्ट करने से पहले मुझे किस तो दो। वहाँ पर वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन इतने में ही डोरबेल को ही बजा देता है। हान यहाँ पर दरवाजा खोलता है तो उसकी मॉम यहाँ पर होती है जो बोलने लगती है कि मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलना है, लेकिन यहाँ पर वो उसे मना करने लगता है। तो उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और बोलते कि मुझे और तुम्हारी ग्रैंडमा को लग रहा था कि तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है, इसलिए आज तक हमने तुम्हें कुछ कहा नहीं, और अब तुम्हारी वाइफ आ चुकी है तो तुम अपनी मदर इन लॉ को ही यानी कि अपनी मम्मा को ही मना कर रहे हो उसकी बेटी से मिलने के लिए। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर उसकी मम्मा अंदर चली जाती है जहाँ पर वो रैनन को देखती है और उसके गालों को टच कर उसे टेडी बेयर बोलने लगती है। फिर वो उसे हक करती है और यहाँ पर आकर वो लोग कुशन पे बैठते हैं जहाँ पर हान उसे बताता है कि ये मेरी मम्मा है। फिर यहाँ पर वो उसे पानी सर्व करने लगती है और उसकी मम्मा उसे बोलती है कि फॉर्मेलिटीज मत करो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, और यहाँ पर देखो मैंने तुम्हारे बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं, मैं अभी अभी अमेरिका से वापस आई हूँ और तो मैं तुम्हें एक नया कार भी गिफ्ट दूंगी। रैनन बोलने लगती कि नहीं नहीं, कार्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसकी मॉम बोलने लगती कि हमारे लिए कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है, हमें बस तुम्हारी खुशी चाहिए। एंड यहाँ पर वो अपना ग्रीन कलर का जेट का ब्रेसलेट देने लगती है जहाँ पर रैनन उस ब्रेसलेट को लेने से मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है ये ग्रीन जेट ब्रेसलेट मुझे किसने दिया है, हान की ग्रैंडमा ने, और उनकी ग्रैंडमा को किसने दिया है, ये वाली मदर इन लॉ ने, और हम ये पास ऑन करते रहते हैं, तो तुम्हें भी ये लेना होगा क्योंकि तुम हमारी फैमिली की होने वाली नई बहू हो। तो यहाँ पर हान भी उसे हाँ बोलता है जहाँ पर रैनन उस ग्रीन ब्रेसलेट को ले लेती है। यहाँ वो बामनुआ से थैंक यू बोलती है जहाँ पर हान उसे याद दिलाता है आज तुम्हारा जॉब का फर्स्ट डे है, तुम्हें जाना नहीं है क्या, तुम्हें लेट हो रहा है। फिर रैनन यहाँ पर रेडी होने के लिए चली जाती है जहाँ पर हान अपनी मॉम को बताता है कि रैनन को मेरी आइडेंटिटी नहीं पता है, और उसकी मॉम उसे बोलती है खबरदार अगर तुमने रैनन को छोड़ा या फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की मैं तुम्हें ही डिसऑन कर दूंगी। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि मॉम मैं सिर्फ और सिर्फ रैनन को पसंद करता हूँ। इसके बाद में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं स्लोली डांस, और तो और
वहाँ पर मिस्टर हान से बोलने लगता है कि देखो तुम मेरा फर्स्ट लव हो और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी मिस्टेक करूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी या होने वाली होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने की रेडी हूँ। यहाँ पर रैनन से बोलने लगती है कि भले तुम मेरा फर्स्ट लव नहीं हो लेकिन तुम भी मेरा लास्ट लव हो, और यहाँ पर वो उसे गालों पर किस कर देती है। इसके बाद में वो लोग घर पर होते जहाँ पर मिनी का कॉल आया होता है और उसका फ़ोन स्पीकर पर होता है। अब रैनन को बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट भेजा है जो है नाइट सूट, और याद रखना उसे पहनने के लिए। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है वो सारे गिफ्ट्स को लेकर। फिर बाद में मिनी बोलने लगती है कि देखो वो सेक्सी से नाइट सूट को पहनना और जाकर मिस्टर हान को सेड्यूस कर लेना, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें वीडियो का लिंक भेजती हूँ। इतना बोलते ही यहाँ पर रैनन फटाक से कॉल कर देती है और हान को बोलने लगती है कि मिनी तो बस मजाक कर रही थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हान बोलता है कि देखो तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी हूँ। फिर यहाँ पर रैनन शर्मा कर भागने लगती है और उसे ना बोल देती है, लेकिन हान उसे अपनी ओर खींच लेता है और बोलने लगता है कि एक बार जो चीज़ डिसाइड हो गई हमें उसे करना ही होगा, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो रैनन बोलने लगता है कि लीगली तो अभी मेरा हस्बैंड है और मुझे उसकी बात माननी होगी, और यहाँ पर अपना वो फेस आगे कर देती है किस करने के लिए, जहाँ पर हान उसे हक कर देता है और बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है, जहाँ पर रैनन का गाल तो टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर यहाँ पर रैनन बाथरूम में चली जाती है चेंज करने के लिए और वो नाइट सूट को देखने लगती है और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। फिर वो कॉल लगा लेती है मिनी को और उसे चिल्लाने लगती है। मिनी बोलती है कि तुमने कॉल अचानक से कट क्यों किया, क्या तुम दोनों के बीच ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। फिर यहाँ पर रैनन से चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि आइंदा मुझे ये सब चीज़ें मत भेजा करो, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। दूसरा यहाँ पर हान होता है, जहाँ पर वो रैनन का नर्वस वाला फेस याद कर हंस रहा होता है। फिर उसे उसके भाई का कॉल आ जाता है, जहाँ से भाई पूछने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक भतीजा या भतीजी देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शादी को तो अब टाइम हो गया है। यहाँ पर हान उसे बोलता है कि लगता है तुम्हें ज़्यादा मस्ती आ रही है, एक काम करता हूँ तुम्हारी इस मंथ की पॉकेट मनी ही कट कर देता हूँ। और यहाँ पर उसका भाई नाराज़ हो जाता है, जहाँ पर हान उसे कॉल कट कर देता है। दूसरा यहाँ पर हमारी रैनन चली जाती है ऑफिस में, जहाँ पर वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी, और तो यहाँ पर वो सभी लोग अपने खाने का ऑर्डर, ड्रिंक्स का ऑर्डर रैनन को दे देते हैं। जहाँ पर रैनन जाने लगती है तो उसे मियाँ मिल जाती है। मियाँ उसे पूछती कि क्या तुम्हें भी नौकरी मिल गई, और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को जॉब मिल गई होती है। फिर यहाँ पर मियाँ से पूछने लगती कि लगता है तुम बहुत बिजी हो, बहुत अच्छे से काम कर रही हो ना। फिर यहाँ पर रैनन से बोलती कि नहीं, इन लोगों ने तो मुझे पोस्टमैन बना कर रखा है, खाली डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहाँ करो और इनके खाने का इंतजाम करो, मुझे बस ये काम दिया गया है। मियाँ यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगती है कि ये तो रूल्स के अगेंस्ट है, तुम तो डिज़ाइनर हो, तुम्हें ये सारे काम नहीं करने चाहिए। रैनन उसे अपनी आवाज़ नीचे करने के लिए बोलती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड इस कंपनी का प्रेसिडेंट थोड़ी ना है जो वो लोग मुझे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, और तो मेरे पास उतनी पावर नहीं है जहाँ पर मैं उनके साथ मुँह लग पाऊँ, इसके लिए मैं चुपचाप उनका काम कर दिया करती हूँ। जहाँ पर फिर बाद में रैनन चली जाती है, और तो यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमन होती है जो अचानक से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो चाइल्ड को बर्थ देने वाली थी। तो रैनन उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर उसकी मैनेजर डेजी को देखते हैं और डेजी यहाँ पर रैनन को ढूंढ रही होती है, जहाँ पर मियाँ बोलने लगती कि रैनन कुछ इमरजेंसी की वजह से बाहर चली गई। फिर मियाँ रैनन को कॉल करके फटाक से यहाँ पर बुलाती है। यहाँ पर डेजी बहुत गुस्सा हो रही थी। फिर रैनन वहाँ पर आती है, जहाँ पर वो उसे माफी मांगकर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लगती है। डेजी उसे बोलने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें इस कंपनी में जॉब कैसे मिल गया, तुम्हें पता है ना तुम ग्रेजुएट हो। यहाँ पर मियाँ उसे बोलने लगती है। फिर बाद में रैनन उसे कहने लगती है लेकिन मुझे तो मेरी एबिलिटी पर यहाँ पर जॉब दिया गया है। फिर बाद में वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें अभी के अभी इंटर्नशिप से निकाल रही हूँ क्योंकि तुम बहुत आलसी हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और तुम झूठ भी बोलती हो। रैनन बोलने लगती कि मैंने झूठ नहीं बोला, ये सारी चीज़ें सच है, और रही बात एक्सपीरियंस की तो मेरे डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, वो बस मुझे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मैं ग्रेजुएट जो हूँ। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उसे बोलती कि ठीक है एक काम करो, ये कॉन्ट्रैक्ट लो और ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दो तो मैं तुम्हारी एबिलिटी को मान जाऊंगी। यहाँ पर रैनन उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने मुंह पर रखकर सो रही होती है और मियाँ आकर उसे होश में लाती है और कहती तुम्हें पता है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, अगर नहीं कर पाई तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर बोलने लगती है कि काश मैं इस कंपनी की ओनर होती। फिर मियाँ उसे बोलने लगती कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, टेंशन मत लो,
मैं बहुत जल्दी यहाँ पर प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हूँ, तो मैं तुम्हें सीईओ बना दूंगी और हम लोग पूरा दिन घूमते रहेंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे और हमारे पास सैलरी आती ही जाएगी। और यहाँ पर वो लोग बाद में अपने डिल्यूजन वाले वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। रैनन भी जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मास्क और ग्लासेस पहना हुआ एक आदमी आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड हान होता है। और वो उसके लिए टिफिन लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे खिलाने लगता है। रैनन बोलने लगती कि ये तो बहुत टेस्टी बना है, ये तुमने कैसे बना लिया? तो हान उसे बताने लगता है कि मैंने तो नॉर्मली बनाया, लेकिन मैंने इसमें जो ज़्यादा डाला है वो है मेरा प्यार, इसकी वजह से ये डिश और भी ज़्यादा अच्छी बन गई है। फिर यहाँ पर रैनन अपने एक स्टाफ को देखती है, तो फिर वो यहाँ पर हान को जाने के लिए बोलती है और कहती है कि कोई तुम्हें देख लेगा। हान यहाँ पर कहता है किस तो दे दो, लेकिन रैनन उसे भगाने लगती है, जहाँ पर हान बोलता है दूर से तो किस दे दो। फिर यहाँ पर रैनन से दूर से किस करती है, जहाँ पर हान अपने हाथों से हार्ट बनाता है और उसे आई लव यू बोलकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर इतने में ही मिया आ जाती है, जो बोलती कि अच्छा तो तुमने खाना ऑर्डर किया है। रैनन बोलने लगे नहीं और नहीं किया, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बना कर लाया है। तो उसे पूछते कि तुम दोनों मिले कैसे। रैनन यहाँ पे बताने लगते हैं कि हम तो एक्सीडेंटली मिल गए थे, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार में पड़ गया। और यहाँ पर वो हंसने लगती है। इसके बाद में शाम को वो घर आती है, तो उसका घर पूरा फूलों से सजा हुआ था और तो यहाँ पर हान ने उसके लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया था। फिर बाद में यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है, जहाँ पर हान उसे दे देता है रिंग, और वो भी बड़े वाले डायमंड की। रैनन उस रिंग को तो देखकर और भी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर बैठकर वो लोग वाइन पीने लगते हैं। रैनन को तो वाइन धीरे धीरे चढ़ने लगती है। हान उसे पूछता है तुम ठीक तो हो? रैनन यहाँ पर नशे में बात करने लगती है और कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और यहाँ पर वो ड्रेस पहनकर आ जाती है, जो नाइट सूट होता है एक कैट के जैसा, और तो उसे वो भेजा होता है मिनी नहीं। और यहाँ पर वो हान को सड्यूस करने लगती है, जहाँ पर वो दोनों के बीच में किस होने लगता है। एंड यहाँ पर वो किस एक पूरी नाइट में बदल जाता है। इसके बाद में वो सुबह उठती है और रात के बारे में बात करने लगती है और हान से पूछती है कि एक बार फिर से क्या हम नाइट स्पेंड कर सकते हैं। हान यहाँ पर नींद से उठकर उसे ना बोलने लगता है, लेकिन रैनन बोलती कि मुझे करना है। एंड यहाँ पर दोनों वापस से किस करने लगते हैं। यहाँ पर बाद में रैनन ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो हान के साथ टेक्स्ट पे बात कर रही थी। डेजी आकर उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा फोकस काम पर जरा भी नहीं है। रैनन यहाँ से भाग जाती है। इतने में असिस्टेंट ये सारी बातों को देख रहा था और जाकर डेजी को बोलने लगता कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा कर रही हो। डेजी बोलती कि मैं इस वॉरियर ग्रुप की हेड हूँ, तो मुझे जो चाहे मैं कर सकती हूँ। और रही बात रैनन की, तो मुझे उस पर यहाँ से निकालना है। वो इस पोजीशन को डिजर्व ही नहीं करती, क्योंकि वो तो बस एक ग्रेजुएट है। यहाँ पर असिस्टेंट उसे अपनी जुबान संभालने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम यहाँ की डायरेक्टर हो और ग्रुप की हेड हो, तो फिर याद रखो तुम्हारे वर्ड्स जो है वो हमारी कंपनी पर भी इफेक्ट कर सकता है, यहाँ के स्टाफ और एम्प्लॉय पर भी, और अपनी कही हुई बात को हमेशा याद रखना। फिर यहाँ से वो चला जाता है। दूसरा रैनन क्लब में चली जाती है उस क्लाइंट के पास में, और इस क्लाइंट के बाजू में बैठा होता है जी, जहाँ पर जी रैनन के बारे में उसे बताने लगता है। और वो क्लाइंट यहाँ पर रैनन को कुछ गलत नजरों से ही देखने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है, जहाँ पर रैनन मना कर देती है, तो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे लड़कियों के साथ खेल खेलना बहुत पसंद है। रैनन उसे बताने लगती है कि वो शादीशुदा है, तो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से वो जीवा सभी लोगों को भगा देता है, जहाँ पर वो उसका जबरदस्ती करने लगता है। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, जो आकर उसे मारने लगता है, और हान इतना गुस्से में होता है कि वो घसीट कर उसे बाथरूम की ओर लेकर चला जाता है, जहाँ पर रैनन भी कुछ डर जाती है। फिर वो रैनन को लेकर घर पर आ जाता है और रैनन उसे कहने लगती है कि कहीं मैं कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं फंसूंगी ना, क्योंकि वो चाइना का 5th रिचेस्ट इंसान है। यहाँ पर हान उसे बोलने लगता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुमने जो किया सही किया और वो इंसान गलत था, तुम रिचा पुअर होने की बात यहाँ पर क्यों कर रही हो। फिर यहाँ से वो जाती है तो उसकी मदर इन लॉ यानी कि हान की मम्मा यहाँ पर आ जाती है, जो हान पर गुस्सा करने लगती है। तो हान उसे समझाने लगता है, लेकिन उसकी मामू से बोलने लगती है कि अब बहुत हो गया, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को बुली होते हुए नहीं देख सकती, अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो तुम याद रखना, मैं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर दूसरी ओर हम उस बंदे को देखते हैं, जैंग के डैड को, जहाँ पर उसका डैड गुस्सा आ रहा था कि आगे मेरे बेटे को किसने मारा है। यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि क्लब में उसकी किसके साथ तो फाइट हो गई थी, पता नहीं वो इंसान कौन था जो इसे इतना मारकर चला गया। उसका बेटा जैंग व्हील चेयर पर बाहर आता है, जहाँ पर उसकी पूरे बॉडी में पट्टियां बंधी हुई होती है। दूसरा यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। इतने में हमें पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हान ही होता है।
और तो यहाँ पर हान का भाई आ जाता है, जहाँ पर वो बोलने लगता है कि तुम्हें बड़े समय से मेरे भाई से मिलना था ना, चलो आज वो मौका आ ही गया जहाँ पर तुम मेरे भाई से मिलने वाले हो। और जैंग का डैड चला जाता है उसके भाई से मिलने के लिए, यानी कि हान से। और यहाँ पर वो लोग उस कॉर्पोरेशन और प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन क्यों करूँ, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बेटे जैंग ने मेरी वाइफ के साथ क्या किया है। यहाँ पर बाद में वो उसे सारी बातें बताने लगता है, जहाँ पर उसका डैड अपने घुटनों पर गिरकर हान से माफी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर हान उसे माफ बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ पर दूसरे वो ऑफिस में जाते तो मिया को सब कुछ बताने लगती है, और तो डेजी वहाँ पर उसे बुला लेती है और उस कंपनी से फायर कर देती है। लेकिन रैनविन भी वहाँ पर नहीं रुकती और सारे लेटर्स को साइन करके वहाँ से अपनी पैकिंग करके निकलने लगती है। बाद में यहाँ पर ये सारी खबर हान तक पहुँच जाती है। यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट को भेज देता है और उसका असिस्टेंट डेजी से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो डेजी को फोन करने लगता है और कहता है कि अगर आज रैनविन वापस नहीं आए तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से निकाल दिया जाएगा। दूसरा रैनविन जा रही होती है तो फिर वहाँ पर जैंग का डैड और जैंग आ जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग उससे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, और रैनन उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इतने में वहाँ पर आ जाती है उसकी बॉस डेजी और वो उसे रुकने के लिए बोलती है, लेकिन रैनन मना कर देती है। तो डेजी उसे समझाने लगती है, तो रैनन हाँ बोलने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर आज का मेरा दिन इतना अच्छा कैसे जा रहा है। यहाँ पर बाद में वो बैठी होती है तो वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी डिजाइन शंघाई ग्रुप में सबमिट की थी और तुम्हारा वर्क शुरू होने वाला है, और तो हम तुम्हें मिसेस डेजी की पोजीशन पे डाल रहे हैं और तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मिया उसके लिए फ्लावर्स लेकर आ जाती है और उसे शादी करने के लिए बोलती है। रैनन यहाँ पर घबरा जाती है और बोलती कि मैं तो शादीशुदा हूँ और तुम्हें मैं कब से पसंद आने लगी। मिया बोलती कि मैं मजाक कर रही हूँ, ये फ्लावर्स तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। फिर यहाँ पर हम डेजी और जी को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग ने मिला लिया होता है क्योंकि डेजी को हान रैनन की वजह से उस कंपनी से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर जी कहने लगता है कि तुम देखना मैं कैसे उसे उसका पास याद दिलाता और उसे ट्रॉमेटाइज कर दूंगा। रैनन यहाँ से जा रही होती है तो फिर एक कुरियर वाला आकर उसे कुरियर देता है और वो उसके पास प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स होते हैं, जहाँ पर जी का कॉल आ जाता है और वो उसे बताने लगता है। और रैनन को कुछ कुछ चीज़ें याद आने लगती है बट वो श्योर नहीं होती, तो अपनी मॉम को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी मॉम कॉल पिक नहीं करती और रैनन यहाँ पर रोने लगती है। इतने में ही हान वहाँ पर चला जाता है। फिर वहाँ पर से वो लोग जाने लगते हैं। हान उसे पूछता तो है कि तुम्हें कुछ तो हुआ है, लेकिन रैनन उसे कुछ बताती नहीं है। लेकिन फिर रैनन सोचती कि ये मेरा हस्बैंड है, उसे सारी सच्चाई जानने का हक बनता है और यहाँ पर वो उसे बता देती है, लेकिन वो कहती लगती है कि मुझे श्योर नहीं है कि ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मुझे जैसे याद आएगा मैं बता दूंगी। फिर यहाँ पर हान उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी चीजें पास में हुई थी। इतने ही टाइम में जब हान अपने ऑफिस में होता है, वहाँ पर जी आ जाता है वो सारी रिपोर्ट्स लेकर और धमकियाँ देने लगता है कि अगर तुमने मुझे 100 मिलियन यानी कि 1 बिलियन नहीं दिया तो फिर याद रखना रैनन का कच्चा चिट्ठा मैं सभी के सामने खोल दूंगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर लेता है। इतने में ही जी को कॉल आ जाता है उसकी मामा का, जो कहने लगते हैं कि तुम्हारी डैडी कंपनी अब बंद हो चुकी है और तो एक किसी और नहीं बल्कि हान ने करवाई होती है। फिर यहाँ पर वो उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है, जहाँ पर हान हंसते बोलता है कि क्यों तुम मेरी वाइफ को तबाह करने चले थे, लेकिन मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया, अब जो करना है कर लो। यहाँ पर बाद में वो लोग फायरवर्क्स देखने चले जाते हैं, यानी कि पटाखे। यहाँ पर पटाखे फोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होता है, जहाँ पर वो गलती से रॉकेट चलाना भूल जाता है। रैनन यहाँ पर देखती तो कहती है कि यहाँ पर तो कोई पटाखे नहीं फूट रहे, और तो हान का प्लान फ्लॉप हो जाता है। हान को इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन रैनन कहती कि मैं थोड़ी देर में यहाँ से खुद ब खुद चली जाऊंगी। इतने में वहाँ पर आ जाती है डेजी, जो बोलने लगती है तुम्हारी वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया क्या। तो रैनन बोलते कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी गलती की वजह से, तुमने ही मेरा डिजाइन चुराया था, तो फिर तुम्हें फ्रॉड के चक्कर में निकाल गया, तो मुझ पर ब्लेम लगाना बंद करो। डेजी उसे कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और यहाँ से हम सीधा हॉस्पिटल के सीन को देखने लगते हैं, जहाँ पर रैनन को चोट लगी होती है बहुत ज़्यादा और इसका ऑपरेशन चल रहा था, जहाँ पर डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि आप सबको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर यहाँ पर बेचारा हान खुद नी डाउन कर गॉड से प्रे करने लगता है कि आप
रैनन की जान बचा लीजिए और उसके बदले मेरी आधी लाइफ ले लीजिए, मुझे चलेगा, लेकिन उसे बचा लीजिए। यहाँ पर रैनन बच तो जाती है लेकिन वो बेहोशी होती है। फिर डॉक्टर बताने लगते हैं कि उसके वेस्ट में और फेटस में बहुत बड़ा चोट लगा हुआ है, तो हम ये श्योर नहीं कह सकते कि इन फ्यूचर में कोई एक बर्थ दे पाएगी या फिर नहीं। और ये बात सुनकर बेचारे हान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात से खुश होता है कि बस रैनन होश में आ जाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग उसका हाथ पकड़कर रोने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे तो वो होश में आए। दूसरा यहाँ पर उसका अस्सी सुनाकर बताने लगता है कि ये सारी चीजें डेजी ने की है। हान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि तुम रैनन पर फोकस करो, डेजी को तो मैं देख लूंगा। और तो यहाँ पर रैनन की नींद खुल भी जाती है, जहाँ पर हान को बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर वो उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है। रैनन से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन तुम कुछ चीजें के लिए ये सारी चीजें छुपा रहे थे, तो फिर तुम टेंशन मत लो, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगी। एंड तो यहाँ पर वो फाइनली डिस्चार्ज हो जाती है, जहाँ पर उसे घर पर आकर बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन अचानक से उसकी आंटी का कॉल आता है, जो उसे एक बच्चे के बारे में बताने लगती है। रैनन उस बच्चे के बारे में सोचकर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आप कौन से बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो आंटी उसे बुलाने लगती है। यहाँ पर बाद में वो चली जाती है अपनी फ्रेंड मिनी से पूछने के लिए, और मिनी उसके पास की बातें सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद में वो कहते हैं कि उस बच्चे के बारे में तुम्हारी मॉम को ही पता है। वो अपनी मॉम के पास जाती है पता करने के लिए, जहाँ उसकी मॉम से माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि वो बच्चा भी दुनिया में नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उस ऑर्फनेज में कुछ डिजास्टर हो गया था। उसके बाद से मैं उनका नंबर पे ट्राई कर रही हूँ, पर कोई कॉल पिक नहीं कर पा रहा, तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन यहाँ पर रैनन अपनी मॉम को शांत रहने के लिए बोलती है और उन्हें ही कंसोल कर लेती है। यहाँ पर वो घर पर आती है, जहाँ पर उसका मूड बहुत ऑफ होता है, लेकिन हान को देखती है उसका मूड वापस से अच्छा हो जाता है। इसके बाद में वो घर पर आती तो वहाँ पर एक बच्चे को दिखती है और सोचने लगती है कि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हान उन दोनों को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है और रैनन उससे पूछने लगती है। तो हान बताने लगता है कि कल मैं एक ऑर्फनेज में गया था, जहाँ पे मुझे बच्चा मिला और न जाने क्यों ये मेरी तरह दिखता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अडॉप्ट कर ले। रैनन ये बात को सुनकर खुश तो होती है, लेकिन रैनन साथ साथ दुखी भी होती है कि फ्यूचर में वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। यहाँ पर बाद में हम एक सीन देखते हैं, जहाँ पर वो मिनी के साथ बैठी होती है और तो यहाँ पर मिनी उसे बताने लगती है कि तुम्हें वो 3 साल पुराना वाला लड़का मिला जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी। रैनन बोलने लगती कि मैं तो उसके बारे में भूल भी चुकी हूँ। इतने में वहाँ पर आ जाता है हान, जहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। रैनन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे समझा बुझा देता है, साथ साथ में रिंग और बुके के साथ में प्रपोज करने लगता है। फिर रैनन उसे हाँ भी बोल देती है। एंड यहाँ पर हम सीधा उनके वेडिंग वाले सीन में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी के सभी लोग डांस कर रहे होते हैं रैनन और हान की वेडिंग की खुशी में। यहाँ पर रैनन और हान भी बड़े मजे से डांस कर रहे होते हैं और इनके ही डांसिंग सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।